नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छा है। अब कैसा आपका नया साल शुरुआत हुआ? कमेंट में ज़रूर बताएं। कहाँ गए घूमने, कैसे सेलिब्रेट किए? कमेंट में लिखने लिखने से मनोबल बढ़ता है क्रिएटर का। चलिए, तो लूसेंट का जो हम लोग महा सीरीज शुरू किए हैं, मतलब उस किताब को शुरू से शुरू करके और अंत कर देना है। कैसे? कहानियों के माध्यम से। यही है ये सीरीज। जो कि अभी शुरुआत में इतिहास दिया है, उसमें तो इतिहास उठाया गया है, जिसके एपिसोड 9 में हैं हम आज। अगर आप पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप उन एपिसोड्स को सुने जाकर, तब आप लिंक बैठा पाइएगा। बार बार हम कहते हैं कि लिंक बैठाना जरूरी है। हम लोग हर चीज बचपन से लेके अभी तक जो भी चीज सीखती है वो लिंकेज से सीखते हैं, नहीं तो नहीं सीख पाते। तो लिंक बैठाना जरूरी है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 9, जब बंगाल की दौलत ने अंग्रेजों को बादशाह बना दिया। इसमें दो भाग रखे हैं। भाग 1, जब धोखे से लिखा गया इतिहास का सबसे काला अध्याय। 18वीं सदी का मध्य समय था। दिल्ली की मुगल सल्तनत की हालत एक बूढ़े शेर जैसी हो गई थी, जो सिर्फ नाम का बादशाह रह गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य जैसे किसी बीमार इमारत की तरह धराशायी हो रहा था। कमजोर बादशाह एक के बाद एक आते रहे, लेकिन उनमें से किसी में भी वह दम नहीं था जो उनके पूर्वजों में था। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली को लूटकर मुगलों की आखिरी बची शान भी छीन ली थी। अहमद शाह अब्दाली बार बार आक्रमण कर रहा था। ऐसे समय में भारत के हर कोने में छोटे बड़े राज्य अपनी ताकत दिखाने में लगे थे। लेकिन इन सबके बीच एक प्रांत ऐसा था जो धन दौलत से भरा हुआ था, जिसकी उर्वर भूमि 3 फसलें देती थी, जिसकी नदियां व्यापार की नसें थीं। यह था बंगाल। बंगाल उस समय पूरे भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। यहाँ की मलमल दुनिया भर में मशहूर थी, इतनी बारीक कि पूरी साड़ी एक अंगूठी से निकल जाए। यहाँ के रेशम, नील और अफीम की मांग यूरोप और चीन में आसमान छू रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर इस सोने की चिड़िया पर पड़ी थी, लेकिन कंपनी जानती थी कि खुले युद्ध में बंगाल के नवाब से जितना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक और रास्ता चुना, वह रास्ता जिसमें अंग्रेज हमेशा माहिर थे: धोखा, साजिश और फूट डालो। जो कहानी अब आप सुनने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह उस दिन की कहानी है जब भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई, जब एक लड़ाई में हार के साथ पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। अलीवर्दी खान, आखिरी समझदार नवाब। बंगाल की गद्दी पर 1740 में अलीवर्दी खान बैठा था। अलीवर्दी खान केवल नवाब नहीं था, वह एक अनुभवी योद्धा और दूरदर्शी शासक था। उसने मराठों के आक्रमणों से बंगाल को बचाया था। वह जानता था कि यूरोपीय कंपनियां केवल व्यापारी नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत बनने की इच्छा रखती है। इसलिए उसने एक सख्त नियम बना रखा था कि कोई भी यूरोपीय कंपनी बंगाल में अपने किले की दीवारें मजबूत नहीं कर सकती, नई तोपें नहीं ला सकती और सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ा सकती। अलीवर्दी खान ने अपनी पोती आमना बेगम को बेहद प्यार किया, लेकिन जब उसे अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचना पड़ा, तो उसने एक फैसला किया कि जो बाद में बंगाल के लिए तबाही का कारण बना। उसने अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सिराजुद्दौला युवा था, साहसी था, लेकिन उसमें वह राजनीतिक समझ नहीं थी जो उसके दादा में थी। वह जल्दबाज था और अक्सर भावनाओं में बह जाता था। 1756 में जब अली वर्दी खान की मृत्यु हुई तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, लेकिन दरबार में उसके दुश्मनों की कमी नहीं थी। उसकी बुआ घसीटी बेगम उससे नफरत करती थी और चाहती थी कि गद्दी उसके अपने पसंद के किसी व्यक्ति को मिले। नवाब का मुख्य सेनापति मीर जाफर महत्वाकांक्षी था और खुद गद्दी चाहता था। दीवान राय दुर्लभ और सेठ जगत सेठ जैसे धनी व्यापारी अंग्रेजों के करीब थे। सिराजुद्दौला खुद को दुश्मनों के बीच घिरा पाता था, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं था कि यह साजिश कितनी गहरी है। फोर्ट विलियम पर हमला, युवा नवाब का साहसिक कदम।
सिराजुद्दौला ने नवाब बनते ही देखा कि अंग्रेज कलकत्ता में अपने फोर्ट विलियम की दीवारें मजबूत कर रहे हैं। यूरोप में 7 साल का युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों को डर था कि फ्रांसीसी हमला कर सकते हैं, लेकिन सिराजुद्दौला के लिए यह उसके दादा द्वारा बनाए गए नियमों का खुला उल्लंघन था। उसने अंग्रेजों को आदेश दिया कि वे तुरंत काम बंद करें और किले की मरम्मत को पहले जैसा कर दें। अंग्रेजों ने उसके आदेश को नजरअंदाज किया। युवा नवाब ने इसे अपमान माना। जून 1756 में सिराजुद्दौला ने अपनी विशाल सेना के साथ कलकत्ता पर हमला कर दिया। अंग्रेजों को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फोर्ट विलियम के गवर्नर रोजर ड्रेक के और ज्यादातर अंग्रेज अधिकारी जहाजों में भागकर फाल्टा यानी दक्षिण में एक छोटा सा गांव था वहां चले गए। केवल कुछ सैनिक और व्यापारी किले में रह गए, जिनका नेतृत्व जॉन हॉलवेल कर रहे थे। सिराजुद्दौला की सेना ने 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। यह बंगाल के नवाब की एक बड़ी जीत थी। उसने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया, लेकिन इस जीत के साथ एक घटना हुई जिसने सिराजुद्दौला की छवि पर पूरी दुनिया में खराब कर दी। अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि सिराजुद्दौला की सेना ने 146 अंग्रेज कैदियों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया, जहां रात भर में 123 लोग दम घुटने से मर गए। इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया। हालांकि इतिहासकारों ने बाद में इस घटना की सच्चाई पर सवाल उठाए, लेकिन अंग्रेजों ने इसका भरपूर प्रचार किया और सिराजुद्दौला को एक क्रूर तानाशाह के रूप में पेश किया। रॉबर्ट क्लाइव की वापसी, बदला लेने की प्रतिज्ञा। मद्रास में खबर पहुंची कि बंगाल में अंग्रेजों को भरा झटका लगा है। रॉबर्ट क्लाइव, जो कर्नाटक के युद्धों में फ्रांसीसियों को हरा चुका था, को बंगाल भेजा गया। क्लाइव केवल एक सैनिक नहीं था, वह एक चालाक राजनीतिज्ञ था। उसे पता था कि खुले युद्ध में सिराजुद्दौला की विशाल सेना को हराना मुश्किल होगा, इसलिए उसने एक और रास्ता चुना, साजिश। दिसंबर 1756 में क्लाइव बंगाल पहुंचा। उसके साथ एडमिरल वाटसन की नौसेना थी। जनवरी 1757 में अंग्रेजों ने कलकत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया। सिराजुद्दौला को एहसास हुआ कि अंग्रेज उतने कमजोर नहीं हैं जितना उसने सोचा था। फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई। इस संधि के तहत सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को उनके सभी पुराने अधिकार वापस दे दिए और उन्हें किले की मरम्मत की इजाजत भी दे दी। लेकिन यह शांति केवल दिखावा था। क्लाइव मन ही मन बदला लेने की योजना बना रहा था। उसे पता था कि सिराजुद्दौला के दरबार में उसके दुश्मन बैठे हैं। क्लाइव ने इन्हें असंतुष्ट लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। साजिश की बुनावट, जब लालच ने वफादारी को हरा दिया। क्लाइव ने सबसे पहले मीर जाफर को अपने जाल में फंसाया। मीर जाफर सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था, लेकिन वह खुद नवाब बनना चाहता था। क्लाइव ने उससे कहा कि अगर वह अंग्रेजों का साथ दे तो वे उसे बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर लालच में आ गया। उसने क्लाइव से गुप्त समझौता कर लिया। इसके बाद क्लाइव ने मीर जाफर के दामाद राय दुर्लभ, सेठ जगत, जो कि बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे, उमी चंद, ये व्यापारी थे, और यार लतीफ जैसे प्रभावशाली लोगों को भी अपनी साजिश में शामिल किया। इन सभी ने एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। योजना यह थी कि जब अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होगा तो मीर जाफर अपनी सेना को युद्ध में शामिल नहीं करेगा। इस तरह सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया और अंग्रेज आसानी से जीत गए। लेकिन एक मुश्किल थी। उमी चंद बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा था। उसने धमकी दी कि अगर उसे 5% हिस्सा नहीं दिया गया तो वह सारी साजिश सिराजुद्दौला को बता देगा। क्लाइव ने एक शैतानी तरीका निकाला। उसने 2 समझौते तैयार किए, एक असली जिसमें उमी चंद का नाम नहीं था और एक नकली जिसमें उमी चंद को पैसा देने का वादा था। नकली समझौते पर एडमिरल वाटसन के जाली हस्ताक्षर किए गए। उमी चंद को नकली समझौता दिखाया गया और उसे विश्वास दिलाया गया कि उसे पैसा मिल जाएगा। बाद में जब उमी चंद को सच्चाई पता चली तो वो कहा जाता है कि वह पागल हो गया। सिराजुद्दौला सिरा सिराजुद्दौला को साजिश की कुछ भनक लग रही थी। उसके कुछ वफादार सेवकों ने उसे चेतावनी दी थी कि मीर जाफर और दूसरे लोग धोखा दे सकते हैं।
लेकिन सिराजुद्दौला ने उनकी बात पर पूरा ध्यान नहीं दिया। वह अपने सेनापति पर भरोसा करता रहा। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। प्लासी का मैदान, जहां भारत का भाग्य बदल गया। 23 जून 1757 की सुबह थी। प्लासी यानी बंगाली में प्लासी कहा जाता है, नाम का एक छोटा गांव जो कलकत्ता के लगभग 150 किलोमीटर दूर था, इतिहास का गवाह बनने वाला था। यहाँ भागीरथी नदी के किनारे एक मैदान था जहाँ पलाश के पेड़ों के जंगल थे। इस मैदान पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ सिराजुद्दौला था, जिसके साथ लगभग 50,000 सैनिक, 53 तोपें और कुछ फ्रांसीसी सैन्य सलाहकार थे। दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव था, जिसके पास केवल 3,000 सैनिक, जिनमें से 2,100 सिपाही भारतीय थे और 10 तोपें थीं। कागज पर यह एक असमान युद्ध था। सिराजुद्दौला की सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी, लेकिन युद्ध केवल संख्या से नहीं जीते जाते, वे इरादों और वफादारी से जीते जाते हैं। सुबह 8 बजे युद्ध शुरू हुआ। सिराजुद्दौला की तोपें गरजने लगीं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि नवाब की सेना जीत रही है, लेकिन तभी भारी बारिश शुरू होने लगी। नवाब की तोपें भीग गईं और काम करना बंद कर दी। अंग्रेजों ने अपनी तोपों के तिरपाल से ढक रखा था, इसलिए वे काम करती रहीं। नवाब की सेना में सबसे आगे मीर मदन और मोहनलाल जैसे वफादार सेनापति लड़ रहे थे, लेकिन मीर जाफर अपनी विशाल सेना लेकर पीछे खड़ा था और युद्ध में शामिल नहीं हो रहा था। सिराजुद्दौला ने कई बार संदेश भेजे, लेकिन मीर जाफर ने कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर तक मीर मदन एक तोप के गोले से मारा गया। जब सिराजुद्दौला के सामने अपने सबसे वफादार सेनापति की मृत्यु का समाचार आया तो वह टूट गया। उसने अपने दरबारियों से सलाह मांगी। राय दुर्लभ, जो खुद साजिश का हिस्सा था, उसने कहा कि युद्ध जारी रखना खतरनाक है और पीछे हटना बेहतर होगा। सिराजुद्दौला ने अपने सेनापतियों पर भरोसा किया और पीछे हटने का आदेश दे दिया। जब नवाब की सेना पीछे हटने लगी तो अंग्रेजों ने आक्रमण तेज कर दिया। सिराजुद्दौला की सेना अव्यवस्थित हो गई और भागने लगी। शाम तक युद्ध खत्म हो गया। अंग्रेजों की जीत हुई, लेकिन यह जीत युद्ध कौशल से नहीं बल्कि धोखे से हुई थी। प्लासी के युद्ध में कुल मिलाकर अंग्रेजों के केवल 23 सैनिक मारे गए, जबकि नवाब की सेना के लगभग 500 सैनिक मारे गए। यह आंकड़ा बताता है कि यह कोई बड़ा युद्ध नहीं था, बल्कि एक नाटक था जिसका अंत पहले से तय था। सिराजुद्दौला का अंत, जब वफादारी मौत की कीमत बन गई। युद्ध हारने के बाद सिराजुद्दौला भागा। वह जानता था कि मीर जाफर ने धोखा दिया है। वह मुर्शिदाबाद यानी बंगाल की राजधानी थी पहुंचा और वहां से आगे भागने की कोशिश की, लेकिन 2 जुलाई 1757 को राजमहल के पास उसे पकड़ लिया गया। मीर जाफर ने अपने बेटे मिरन को आदेश दिया कि सिराजुद्दौला को खत्म कर दिया जाए। मीर ने अपने सेवक मोहम्मदी बेग को यह काम सौंपा। 3 जुलाई की रात को मुर्शिदाबाद के महल में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। उस समय वह केवल 23 साल का था। सिराजुद्दौला की मृत्यु के साथ बंगाल में एक युग खत्म हो गया। एक ऐसा नवाब जो अपनी प्रजा की भलाई चाहता था, जो विदेशियों के हस्तक्षेप को रोकना चाहता था और अपने ही लोगों के धोखे का शिकार हो गया। इतिहासकारों ने अक्सर सिराजुद्दौला को जल्दबाज और अनुभवहीन बताया है, लेकिन यह भी सच है कि उसके इरादे ईमानदार थे। वह अपने दादा की विरासत को बचाना चाहता था, लेकिन उसके अपने लोगों ने ही उसे बेच दिया। मीर जाफर, कठपुतली नवाब का शासन। जैसा कि वादा था, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन वह केवल नाम का नवाब था। असली शक्ति अंग्रेजों के हाथ में थी। मीर जाफर को अंग्रेजों को भारी रकम देनी पड़ी। उसने कंपनी को 17 लाख पाउंड, आज के हिसाब से करोड़ों डॉलर दिए। रॉबर्ट क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से 2,23,000 पाउंड की रकम दी गई। कलकत्ता के अंग्रेज व्यापारियों को भी मोटी रकम दी गई। इसके अलावा मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगनाएं, कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र जागीर में दे दिया।
अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। यानी अंग्रेज कोई भी कर या शुल्क दिए बिना व्यापार कर सकते थे, जबकि भारतीय व्यापारियों को भारी टैक्स देना पड़ता था। मीर जाफर जल्द ही समझ गया कि उसने क्या गलती की है। अंग्रेज हर छोटी बड़ी बात में दखल देने लगे। नवाब के दरबार में अंग्रेज अंग्रेज अधिकारी मौजूद रहते थे। वे तय करते थे कि किसे कौन सा पद मिलेगा, कौन सी नीति लागू होगी। मीर जाफर एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। जिस गद्दी के लिए उसने अपने नवाब को धोखा दिया, वह गद्दी अब कांटों का ताज बन गई। 1760 तक अंग्रेज मीर जाफर से नाराज हो गए, क्योंकि वह उनकी सभी मांगें पूरी नहीं कर पा रहा था। अंग्रेजों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। यह एक और सबक था कि जो लोग धोखे से गद्दी पाते हैं, वे उसे उसी तरह खो भी देते हैं। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। ये जीवन का कह सकते हैं कि सच्चाई है, जो इंसान स्वीकार नहीं करता है। आप धोखे से गद्दी पाइएगा तो आपकी गद्दी भी धोखे से जाएगी, सीधी सी बात है। मीर कासिम बागी कठपुतली। मीर कासिम मीर जाफर से अलग था। वह एक समझदार और कुशल प्रशासक था। उसे पता था कि अगर बंगाल को बचाना है तो उसे अंग्रेजों पर निर्भरता कम करनी होगी। मीर कासिम ने कुछ साहसिक कदम उठाए। सबसे पहले उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो कि बिहार में है, वहां स्थानांतरित कर दी, क्योंकि मुर्शिदाबाद कोलकाता के बहुत करीब था और अंग्रेज की पहुंच में था। मुंगेर में उसे ज्यादा स्वतंत्रता मिली। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और आधुनिक हथियारों से लैस किया। उसने यूरोपीय ढंग से सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ फ्रांसीसी और आर्मेनियाई सैन्य विशेषज्ञों को भर्ती किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम था व्यापारिक सुधार। अंग्रेजों को मीर जाफर ने मुफ्त व्यापार का अधिकार दिया था। इसका मतलब था कि अंग्रेज बिना किसी टैक्स के व्यापार करते थे। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने इस अधिकार का दुरुपयोग शुरू कर दिया। वे अपने निजी व्यापार के लिए भी इस छूट का इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने दस्तक यानी मुफ्त व्यापार का परमिट बेचना शुरू कर दिया। इससे बंगाल की सरकार को भारी नुकसान हो रहा था और भारतीय व्यापारी बर्बाद हो रहे थे। 1763 में मीर कासिम ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उसने घोषणा की कि अब सभी व्यापारियों से समान रूप से कर लिया जाएगा, यानी अंग्रेजों और भारतीय व्यापारियों में कोई फर्क नहीं होगा। यह एक न्याय संगत फैसला था, लेकिन अंग्रेजों के लिए यह बेहद बर्दाश्त के बाहर था। उन्होंने मीर कासिम को धमकाया कि वह अपना फैसला वापस ले। जब मीर कासिम मानने से मना कर दिया तो अंग्रेजों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जून 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच संघर्ष शुरू हुआ। अंग्रेजों ने मीर कासिम के मुख्य व्यापारिक केंद्र पटना पर कब्जा कर लिया। गुस्से में मीर कासिम ने पटना में कैद किए गए लगभग 1500 अंग्रेज बंदियों की हत्या करवा दी। यह एक बड़ी गलती थी, जिसने अंग्रेजों को मीर कासिम के खिलाफ और ज्यादा सख्त होने का बहाना दे दिया। मीर कासिम को समझ आ गया कि वह अकेले अंग्रेजों से नहीं लड़ सकता। उसने मदद के लिए दो शक्तियों से हाथ मिलाया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। बक्सर का युद्ध, जब भारत की आखिरी उम्मीद टूट गई। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर, जो कि बिहार में है, के मैदान में एक निर्णायक युद्ध हुआ। एक तरफ थी संयुक्त सेना मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की लगभग 40,000 सैनिकों की विशाल सेना। दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की 10,000 सैनिकों की सेना, जिसका नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे। बक्सर का युद्ध पलासी से बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई धोखा नहीं था, कोई गद्दार नहीं था। यह एक वास्तविक युद्ध था जिसमें दोनों पक्ष पूरी ताकत से लड़े। भारतीय सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के पास बेहतर संगठन, आधुनिक तोपखाना और अनुशासित सैनिक थे।
शाम तक अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई। यह जीत प्लासी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। प्लासी में अंग्रेजों ने केवल बंगाल पर नियंत्रण पाया था, लेकिन बक्सर में उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मुगल बादशाह और अवध के नवाब दोनों हार गए। अब पूरे उत्तरी भारत पर में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। मीर कासिम युद्ध के बाद भाग गया और अपने जीवन के आखिरी साल गुमनामी में बिताए। 1777 में दिल्ली में गरीबी में उसकी मृत्यु हो गई। वह बंगाल का आखिरी नवाब था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ असली मुकाबला किया था। इलाहाबाद की संधि 1765, जब मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दीवान बना दिया। बक्सर की जीत के बाद अंग्रेजों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। अब वे खुले तौर पर शासक बनना चाहते थे, लेकिन सीधे सीधे नहीं। रॉबर्ट क्लाइव, जो दोबारा बंगाल का गवर्नर बनना था, उसने एक चालाक योजना बनाई। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि में 3 पक्ष थे: अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। संधि की शर्तें ये थी: मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व एकत्र करने और वित्तीय प्रशासन चलाने के का अधिकार दे दी। बदले में कंपनी बादशाह को 26 लाख रुपए सालाना देने के लिए राजी हुई। अवध के नवाब को उसका राज्य वापस मिल गया, लेकिन शर्त यह थी कि वह अंग्रेजों को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना देगा और कंपनी की सेना को अवध में रहने की इजाजत देगा। इसका खर्चा भी नवाब को उठाना था। इलाहाबाद और करा के जिले बादशाह को वापस मिल गए। इलाहाबाद की संधि एक ऐतिहासिक दस्तावेज थी। इससे अंग्रेजों ने द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट की व्यवस्था स्थापित की। इसका मतलब था कि नवाब के पास सिर्फ नाम की सत्ता थी, निजामत यानी प्रशासन और कानून व्यवस्था, जबकि असली शक्ति यानी पैसा दीवानी अंग्रेजों के हाथ में था। यह एक शानदार चाल थी। अंग्रेज लगभग सारी शक्ति पा गए, लेकिन जनता की नजर में अभी भी वह नवाब ही शासक था। इससे अंग्रेजों को कोई भी लोकप्रिय असंतोष का सामना नहीं करना पड़ता था। मुगल बादशाह, जो कभी अकबर और शाहजहां जैसे महान शासकों का वंशज था, अब अंग्रेजी कंपनी का पेंशनधारी बन गया था। यह भारतीय इतिहास के सबसे दुखद क्षणों में से एक था। द्वैध शासन, जब जिम्मेदारी किसी की नहीं थी। 1765 से 1772 तक द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट की व्यवस्था चली। इस अवधि में बंगाल की हालत बहुत खराब हो गई। अंग्रेजों के पास राजस्व की पूरी शक्ति थी, लेकिन वे प्रशासन की जिम्मेदारी से बचते रहे। नवाब के पास प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन पैसा नहीं था। अंग्रेज अधिकारी राजस्व वसूली में बेरहम थे। उन्होंने कर की दरें बढ़ा दी। किसानों को सिर्फ वही फसलें उगाने की इजाजत दी थी जो अंग्रेज चाहते थे, जैसे नील और अफीम। जब कोई इनकार करता तो उसे प्रताड़ित किया जाता। स्थानीय जमींदारों को राजस्व की नीलामी में बेच दिया जाता था। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता उसे राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाता था। इन नए राजस्व वसूलने वालों का एकमात्र उद्देश्य जल्द से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना होता था। 1770 में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे 76 का अकाल कहा जाता है, बंगाली कैलेंडर के वर्ष 1176 के अनुसार। यह अकाल इतना भयंकर था कि बंगाल की 1/3 आबादी यानी लगभग 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने राजस्व वसूलने में कोई ढील नहीं दी। जब किसान मर रहे थे, तब भी अंग्रेज कर वसूल रहे थे। इस दौरान अंग्रेज अधिकारियों ने अपार धन कमाया। रॉबर्ट क्लाइव की संपत्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वह इंग्लैंड वापस गया तो उसे ब्रिटेन का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। लेकिन ब्रिटिश संसद ने क्लाइव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। 1774 में मानसिक अवसाद और आरोपों के दबाव में क्लाइव ने आत्महत्या कर ली। जिस व्यक्ति ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, वह एक दुखद अंत की ओर बढ़ा। वारेन हेस्टिंग्स, जब द्वैध शासन खत्म हुआ। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना।
वह एक कुशल प्रशासक था और उसे पता था कि द्वैध शासन काम नहीं कर रहा है। 1772 में उसने द्वैध शासन खत्म कर दिया और कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। हेस्टिंग्स ने कई सुधार किए, उसने राजस्व व्यवस्था को बेहतर बनाया और कलेक्टर नामक नए अधिकारी नियुक्त किए, जो राजस्व वसूलने के साथ साथ कानून व्यवस्था भी देखते थे। उसने दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की। जिला स्तर पर दीवानी मामलों के लिए अदालतें बनाई गईं और फौजदारी आपराधिक मामलों के लिए मुस्लिम काजियों की अदालतें रखी गईं। 1773 में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस कानून ने कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर से बढ़कर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। अब मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियां भी उनके अधीन आ गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिया इम्पे थे। हेस्टिंग्स ने 1785 तक शासन किया। उसके कार्यकाल में कंपनी का शासन स्थिर हुआ, लेकिन उस पर भी भ्रष्टाचार और जबरन धन वसूली के आरोप लगे। जब वह इंग्लैंड लौटा तो ब्रिटिश संसद ने उस पर महाभियोग चलाया, जो 7 साल तक चला। हालांकि अंततः उसे बरी कर दिया गया, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। आइए देखते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। अलीवर्दी खान 1740 से 1756, ये बंगाल का आखिरी स्वतंत्र नवाब था। सिराजुद्दौला 1756 से 1757, युवा नवाब था, पलासी में हारा। फोर्ट विलियम पर कब्जा 20 जून 1756, सिराजुद्दौला की जीत। ब्लैक होल ट्रेजेडी जून 1756, 123 अंग्रेजों की मृत्यु, ये विवादित है। अलीनगर की संधि फरवरी 1757, अस्थायी शांति। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, धोखे से अंग्रेजों की जीत। अंग्रेजी सेना 3000, 2100 भारतीय सिपाही थे क्लाइव के नेतृत्व में। नवाब की सेना 50,000 सैनिक, 53 तोपें थी। मीर जाफर ने धोखा दिया। मीर जाफर 1757 से 1760, पहला कठपुतली नवाब। मीर कासिम 1760 से 1763, सुधारवादी नवाब। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। ये असली सैन्य जीत थी अंग्रेजों की। हेक्टर मुनरो ये अंग्रेज सेनापति था बक्सर की जीत में। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुई, इसमें दीवानी अधिकार मिले। द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला, इसमें निजामत यानी नवाब के पास था निजामत और दीवानी कंपनी के पास। 76 का काल 1770, 1 करोड़ लोगों की मृत्यु। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785, ये प्रथम गवर्नर जनरल था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कंपनी पर सरकारी नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774, मुख्य न्यायाधीश इम्पे थे। आइए अब इस भाग का उपसंहार देखते हैं। पलासी का युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं था, यह भारतीय इतिहास का वह मोड़ था जहां से देश की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। इस युद्ध ने साबित किया कि युद्ध सिर्फ तोपों और तलवारों से नहीं जीते जाते, बल्कि साजिश, धोखे और लालच से भी जीते जाते हैं। सिराजुद्दौला की हार उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसके आसपास के लोगों की गद्दारी थी। मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ जैसे लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे देश को बेच दिया। उन्हें नहीं पता था कि वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों को पूरे उत्तर भारत पर कब्जा करने का रास्ता दिया। इलाहाबाद की संधि ने मुगल बादशाह को अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया। द्वैध शासन ने बंगाल को लूटने का कानूनी तरीका दे दिया। जो कंपनी 1600 में सिर्फ मसाले खरीदने आई थी, वह 1765 तक पूरे बंगाल की असली मालिक बन गई। इस बदलाव में सिर्फ 165 साल लगे और सबसे दुखद बात यह है कि यह बदलाव किसी विदेशी शक्ति की ताकत से नहीं, बल्कि हमारी अपनी कमजोरियों, फूट, लालच और गद्दारी से हुआ। चलिए अगली भाग में यानी अगली कहानी में देखेंगे दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान और मैसूर की सिर दहाड़ उठी और अंग्रेजों उनका सबसे कठिन युद्ध लड़ना पड़ा अंग्रेजों को। तो भाग 2, जब मैसूर के शेर ने अंग्रेजों को धूल चटाई और जब दक्षिण से उठी दहाड़।
1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेज खुद को अजेय समझने लगे थे। बंगाल उनकी जेब में था, बिहार और उड़ीसा उनके नियंत्रण में थे और मुगल बादशाह उनका पेंशन भोगी बन चुका था। कंपनी के अधिकारी यह मानने लगे थे कि भारत में अब कोई ताकत उनका सामना नहीं कर सकती, लेकिन दक्षिण भारत में एक ऐसा राज्य था जो अंग्रेजों की इस धारणा को चकनाचूर करने वाला था। यह राज्य था मैसूर और इसके शासक थे हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। मैसूर का इतिहास अलग था। यहाँ के शासक किसी कमजोर मुगल सूबेदार की तरह नहीं थे, न ही वे आपसी फूट और साजिश के शिकार थे। मैसूर में एक सुसंगठित सेना थी, आधुनिक हथियार थे और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ के शासकों में अंग्रेजों से लड़ने का जज्बा और समझ थी। अगले 40 सालों तक मैसूर और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुए वे भारतीय इतिहास के सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण युद्ध थे। यह वह दौर था जब अंग्रेजों को लगा कि भारत में उनका साम्राज्य स्थापित होने से पहले ही खत्म हो सकता है। हैदर अली घुड़सवार से सुल्तान बना योद्धा। हैदर अली का जन्म हैदर अली का जन्म 1720 में पुदुकोट्टई, जो कि आज का कर्नाटक है, में एक साधारण सैनिक परिवार में हुआ था। उनका परिवार मैसूर की सेना में सेवा करता था। हैदर अली को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, वे पढ़े लिख नहीं सकते थे, लेकिन उनमें एक प्राकृतिक सैन्य प्रतिभा थी। वे घुड़सवारी में माहिर थे, युद्ध कौशल में निपुण थे और सबसे बढ़कर उनमें सीखने की अदम्य इच्छा थी। मैसूर उस समय वोडेयार राजवंश के नियंत्रण में था, लेकिन असली शक्ति दरबार के दीवानों और सेनापतियों के हाथ में थी। हैदर अली धीरे धीरे सेना में पदोन्नति करते गए। उन्होंने कर्नाटक के युद्धों में हिस्सा लिया। यहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से लड़ रहे थे। इन युद्धों में हैदर अली ने यूरोपीय सैन्य तकनीकों को करीब से देखा और समझा। 1761 तक हैदर अली ने मैसूर की सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। उन्होंने वोडेयार राजा को महल में नजरबंद कर दिया और खुद मैसूर के वास्तविक शासन बन गए। हैदर अली केवल सत्ता हथियाने में ही माहिर नहीं थे, वे एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर मैसूर को अंग्रेजों के खतरे से बचाना है तो उसे एक आधुनिक राज्य बनाना होगा। हैदर अली ने सबसे पहले अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने फ्रांसीसी सैन्य विशेषज्ञों को नियुक्त किया जो उनकी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करते थे। उन्होंने तोपखाने को मजबूत किया और मैसूर में तोप और बंदूक बनाने के कारखाने स्थापित किए। हैदर अली की सेना में आर्टिलरी यानी तोपखाना सबसे मजबूत अंग था और यह भारत में किसी भी अन्य भारतीय राज्य से बेहतर था। उन्होंने राजस्व प्रणाली को सुधारा, व्यापार को प्रोत्साहित किया और मैसूर को दक्षिण भारत की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली रियासत बना दिया। हैदर अली ने अपने पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करना शुरू किया। उन्होंने बेदनूर, कनारा, मालाबार और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया। जल्द ही मैसूर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। अंग्रेज चिंतित हो गए। मद्रास के पास इतनी शक्तिशाली रियासत का होना उनके लिए खतरा था। इसके अलावा हैदर अली फ्रांसीसियों के करीब थे जो अंग्रेजों के परम शत्रु थे। अंग्रेजों को डर था कि कहीं हैदर अली फ्रांसीसियों के साथ मिलकर उन पर हमला न कर दें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, जब शेर ने पहली बार दहाड़ा। 1767 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। युद्ध का तत्काल कारण था मराठों के साथ अंग्रेजों का गठबंधन। हैदर अली मराठों से लड़ रहे थे और जब अंग्रेजों ने मराठों का समर्थन दिया तो हैदर अली को लगा कि अंग्रेज उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हैदर अली ने पहले हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की। तीनों शक्तियां अगर एकजुट होती तो अंग्रेजों को दक्षिण भारत से खदेड़ सकती थी, लेकिन भारतीय शासकों की पुरानी बीमारी फिर सामने आ गई। निजाम ने आखिरी समय में हैदर अली को धोखा दिया और अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। मराठा भी बीच में ही अलग हो गए। हैदर अली अकेले पड़ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1767 में उन्होंने अंग्रेजों पर जोरदार हमला किया। हैदर अली की सेना ने कर्नाटक में अंग्रेजों के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज सेना को कई बार पीछे हटना पड़ा। हैदर अली की तोपें और घुड़सवार सेना अंग्रेजों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। 1769 तक
युद्ध जारी रहा। हैदर अली इतने आक्रामक ढंग से लड़े कि वे मद्रास यानी चेन्नई के बिल्कुल करीब पहुंच गए। एक रात अचानक हैदर अली की सेना मद्रास के बाहरी इलाकों में पहुंच गई। अंग्रेज अधिकारी सोए हुए थे और जब उन्हें खबर मिली कि हैदर अली की सेना शहर के सेंट थॉमस माउंट के पास है तो वे घबरा गए। हैदर अली ने अंग्रेजों को एक संदेश भेजा कि अगर वे शांति नहीं चाहते तो मद्रास पर हमला कर दिया जाएगा। अंग्रेजों ने घबराकर शांति की मांग की। 1769 में मद्रास की संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि अगर किसी तीसरी शक्ति ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेज हैदर अली की मदद करेंगे। यह हैदर अली की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। उन्होंने अंग्रेजों को युद्ध के मैदान में हराया था और फिर अपनी शर्तों पर संधि करवाई थी। यह पहली बार था जब किसी भारतीय शासक ने अंग्रेजों को इतनी बुरी तरह हराया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 तक चला था, ये था बदले का युद्ध। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का कारण अंग्रेजों का विश्वासघात था। 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो हैदर अली ने अंग्रेजों से मदद मांगी, क्योंकि मद्रास की संधि में यह तय हुआ था कि अंग्रेज उनकी मदद करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने मदद करने से मना कर दिया। हैदर अली को समझ आ गया कि अंग्रेजों के साथ की गई कोई भी संधि कागज का टुकड़ा मात्र है। इसके अलावा अंग्रेजों ने मैसूर को तटीय इलाके माहे पर कब्जा कर लिया था, जो फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र था। माहे के जरिए हैदर अली फ्रांसीसियों से हथियार और सैन्य सलाहकार प्राप्त करते थे। अंग्रेजों ने जानबूझकर यह बंदरगाह छीन लिया ताकि हैदर अली कमजोर हो जाए। हैदर अली ने फिर से एक गठबंधन बनाया। इस बार उन्होंने हैदराबाद के निजाम और मराठों को फिर से अपने साथ मिलाया। 1780 में हैदर अली ने अंग्रेजों पर जबरदस्त हमला किया। उनकी सेना में 90,000 सैनिक और शक्तिशाली तोपखाना था। हैदर अली की सेना ने कर्नाटक में अंग्रेजों के कई इलाकों को तबाह कर दिया। पोलीलूर का युद्ध 1780 इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों की एक पूरी सेना को नष्ट कर दिया। अंग्रेज कमांडर कर्नल बेली की सेना में लगभग 4,000 यूरोपियन सैनिक थे। हैदर अली ने इस सेना को घेर लिया और पूरी तरह तबाह कर दिया। यह अंग्रेजों की सबसे बड़ी हार थी। कर्नल बेली सहित अधिकांश अंग्रेज सैनिक मारे गए या बंदी बना लिए गए। अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने सर आयर कुट को एक नई सेना के साथ भेजा। 1781 में पोर्टो नुओ का युद्ध हुआ। इस बार अंग्रेजों ने हैदर अली को हरा दिया, लेकिन हैदर अली हारे नहीं। उन्होंने फिर से सेना एकत्र करी और लड़ाई जारी रखी। दुर्भाग्य से 1782 में बीमारी के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई। जब वे मर रहे थे तब भी वे अंग्रेजों से लड़ रहे थे। उनकी मृत्यु के समय युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। जब यह जिम्मेदारी उनके बेटे टीपू सुल्तान के कंधे पर आई। टीपू सुल्तान शेर का शावक बना। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में देवनहल्ली यानी बेंगलुरु के पास हुआ था। हैदर अली के विपरीत टीपू को अच्छी शिक्षा मिली थी। वे अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू जानते थे। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण भी मिला था। अपने पिता के साथ कई युद्धों में हिस्सा लेने के कारण टीपू एक अनुभवी योद्धा बन चुके थे। 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हुई तो टीपू ने तुरंत सत्ता संभाल ली और युद्ध जारी रखा। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। यह उपाधि उन्हें अपनी बहादुरी और अंग्रेजों के खिलाफ अथक संघर्ष के कारण मिली। टीपू ने कहा था कि शेर की तरह एक दिन जीना और भेड़ की तरह 100 साल जीने से बेहतर है। मतलब शेर की तरह एक दिन जीना भेड़ की तरह 100 साल जीने से बेहतर है। यह उनका जीवन दर्शन था। 1782 से 1784 तक टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। युद्ध दोनों पक्षों के लिए थका देने वाला हो गया था। न अंग्रेज जीत पा रहे थे, न टीपू हार रहे थे। अंततः 1784 में मैंगलोर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए। यह संधि दोनों के लिए बराबरी की थी, लेकिन वास्तव में यह टीपू की नैतिक जीत थी। अंग्रेजों को स्वीकार करना पड़ा कि वे मैसूर को नहीं हरा सकते। टीपू का शासक, आधुनिक सुधारों का दौर। टीपू सुल्तान का शासन।
टीपू सुल्तान केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने मैसूर में कई सुधार किए जो उस समय के भारतीय भारत में अद्वितीय थे। टीपू ने राजस्व प्रणाली को सुधारा, उन्होंने किसानों पर बोझ कम किया और भूमि की पैमाइश करवाई ताकि उचित कर लगाया जा सके। उन्होंने रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया और मैसूर को रेशम उत्पादन का केंद्र बनाया। उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहित किया और विदेशों से सीधे व्यापारिक संबंध स्थापित किए। टीपू तकनीक और नवाचार में विश्वास करते थे। उन्होंने मैसूर में लोहा और इस्पात उद्योग स्थापित किया। उन्होंने रॉकेट का उपयोग युद्ध में किया, जो उस समय विश्व में एक नई तकनीक थी। मैसूर की रॉकेट तकनीक इतनी उन्नत थी कि बाद में अंग्रेजों ने इसे अपनाया और इसे यूरोप में ले गए। टीपू ने प्रशासनिक सुधार भी किए। उन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को एक सुंदर और सुनियोजित शहर बनाया। उन्होंने वहां बाग, महल और मस्जिदें बनवाई। उनका दरिया दौलत बाग ग्रीष्मकालीन महल अपनी सुंदरता के लिए आज भी प्रसिद्ध है। टीपू धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। हालांकि वे मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू मंदिरों को संरक्षण किया। श्रीरंगपट्टनम का रंगनाथन स्वामी मंदिर उनके द्वारा संरक्षित था। उन्होंने मंदिरों को भूमि दान दी। टीपू ने विदेशी संबंध स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने फ्रांस, तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य और अफगानिस्तान को दूत भेजे। उनका उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी देश सैन्य सहायता देने के लिए तैयार नहीं हुआ। फ्रांस स्वयं यूरोप में युद्धों में उलझा था और भारत में अपनी शक्ति खो चुका था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 गठबंधन का खेल। 1790 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस बार अंग्रेजों ने अपनी रणनीति बदली। उन्हें समझ आ गया था कि अकेले मैसूर को हराना असंभव है। इसलिए उन्होंने हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ गठबंधन बना लिया। यह एक शक्तिशाली त्रिगुट था। टीपू को 3 तरफ से घेरा जाने वाला था। युद्ध का कारण था त्रावणकोर रियासत। त्रावणकोर के राजा अंग्रेजों के सहयोगी थे। टीपू ने त्रावणकोर पर हमला किया और अंग्रेजों ने इस युद्ध का बहाना बना लिया। 1790 से 91 में युद्ध जारी रहा। शुरुआत में टीपू ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 3 शक्तियों का सामना करना उनके लिए बहुत कठिन था। अंग्रेजों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। कॉर्नवालिस अमेरिका की स्वतंत्रता के युद्ध में हार चुके थे और अब वे अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना चाहते थे। 1791 में अंग्रेजों ने बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। फिर वे श्रीरंगपट्टनम की ओर आगे बढ़े। 1792 में कॉर्नवालिस की सेना ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन स्थिति निराशाजनक थी। अंततः टीपू को शांति के लिए बाध्य होना पड़ा। 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। यह संधि टीपू के लिए बहुत अपमानजनक थी। संधि की शर्तें थीं, टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा छोड़ना पड़ा। मालाबार, कनारा, कुर्ग और बारामहल जैसे समृद्ध क्षेत्र अंग्रेजों, निजाम और मराठों में बांट दिए गए। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना देना पड़ा। यह उस समय की एक बहुत बड़ी रकम थी। सबसे अपमानजनक शर्त यह थी कि टीपू को अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा। जब टीपू अपने बेटों को विदा कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटों से कहा कि यह अस्थायी है और वे जल्द ही वापस आएंगे। यह संधि टीपू के लिए एक बड़ा झटका थी। उनका राज्य आधा हो गया था और खजाना खाली हो गया था, लेकिन टीपू ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से अपनी सेना को मजबूत करना शुरू किया और बदला लेने की योजना बनाने लगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ये अंतिम संघर्ष की लड़ाई थी। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। वेलेस्ली एक महत्वाकांक्षी और आक्रामक अधिकारी था। उसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करना था। वेलेस्ली ने सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस की नीति शुरू की, जिसके तहत भारतीय राजाओं को अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ती थी और अंग्रेजों की सलाह के बिना कोई विदेश नीति नहीं बना सकते थे। यह वास्तव में भारतीय राजाओं को कठपुतली बनाने की नीति थी।
वेलेस्ली जनता जानता था कि जब तक टीपू सुल्तान जीवित है अंग्रेजों का दक्षिण भारत में पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सकता। टीपू ने संधि के बाद फ्रांस के साथ फिर से संपर्क स्थापित किया। नेपोलियन बोनापार्ट उस समय मिस्र में था और भारत आने की योजना बना रहा था। अंग्रेजों को डर था कि टीपू और फ्रांसीसी मिलकर उन पर हमला कर सकते हैं। वेलेस्ली ने 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू किया। इस बार भी अंग्रेजों ने निजाम के साथ गठबंधन बनाया। मराठे तटस्थ रहे। अंग्रेजों ने दो सेनाएं भेजी। एक सेना जनरल हैरिस के नेतृत्व में मद्रास आई और दूसरी जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में बॉम्बे से। दोनों सेनाओं का उद्देश्य श्रीरंगपट्टनम पर हमला करना था। टीपू ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। उन्हें पता था कि यह लड़ाई उनकी आखिरी हो सकती है। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हमें लड़ना होगा क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मार्च 1799 में अंग्रेजों की सेना ने मालालवी में टीपू को हराया। फिर वे श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़े। अप्रैल 1799 में श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी शुरू हुई। किले के चारों ओर मोर्चे बनाए गए। अंग्रेज तोपों से किले की दीवारों पर लगातार गोलाबारी कर रहे थे। टीपू ने किले के अंदर से बहादुरी से रक्षा की, लेकिन अंग्रेजों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उनके पास आधुनिक हथियार थे और निजाम की सेना भी उनके साथ थी। 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने अंतिम हमला किया। दोपहर के समय अंग्रेज सैनिकों ने किले की दीवार में एक जगह तोड़ दी। वे किले के अंदर घुस गए। भयंकर युद्ध हुआ। टीपू के सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन वे संख्या में कम थे। टीपू सुल्तान किले के उत्तरी दरवाजे के पास अपने सैनिकों के साथ लड़ रहे थे। उन्होंने अंत तक तलवार नहीं छोड़ी। जब हालत बिगड़ते गए तो उनके कई दरबारियों ने उन्हें भागने की सलाह दी, लेकिन टीपू ने कहा, मैं शेर की तरह लड़ते हुए मरना बेहतर समझता हूँ, भेड़ की तरह भागना नहीं। शाम के समय गोलियों की बौछार में टीपू सुल्तान की वीर गति को प्राप्त हुए। जब अंग्रेज सैनिकों ने उनका शरीर खोजा तो वह मृत सैनिकों के ढेर के नीचे दबा हुआ था। उनकी अंगुली में एक अंगूठी थी और कमर में तलवार। उनकी तलवार अभी भी म्यान से बाहर थी, जो बताती थी कि उन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही मैसूर का स्वतंत्र शासन खत्म हो गया। अंग्रेजों ने पुराने वोडेयार राजवंश को फिर से गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन असली शक्ति अंग्रेजों के हाथ में थी। मैसूर एक रियासत बन गया जो अंग्रेजों के नियंत्रण में था। टीपू की विरासत एक अमर कथा। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ भारत में अंग्रेजों के खिलाफ संगठित प्रतिरोध का एक युग समाप्त हो गया। हैदर अली और टीपू सुल्तान वे दो शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों को सबसे कड़ी चुनौती दी थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर भारतीय शासक एकजुट होकर लड़ें और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करें तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय शासकों में एकता नहीं थी। निजाम और मराठों ने अपने अल्पकालिक लाभ के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने एक-एक करके सभी को हरा दिया। अगर हैदराबाद, मराठा और मैसूर एकजुट होकर लड़ते तो भारत का इतिहास शायद कुछ अलग होता आज। टीपू सुल्तान को भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा और देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी। उनका यह कथन आज भी प्रासंगिक है कि शेर की तरह एक दिन जीना भेड़ की तरह 100 साल जीने से बेहतर है। चलिए आइए देखते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। हैदर अली का जन्म 1720 ईस्वी बूदीकोटे कर्नाटक में। हैदर अली की सत्ता 1761 ईस्वी मैसूर पर नियंत्रण। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। हैदर अली ने मद्रास को धमकाया। मद्रास की संधि 1769 में दोनों पक्ष की बराबरी पर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। पोलीलूर में अंग्रेजों की हार। हैदर अली की मृत्यु 1782 युद्ध के दौरान बीमारी से। मंगलौर की संधि 1784। टीपू की नैतिक जीत। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 देवनहल्ली में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। तीन शक्तियों का गठबंधन। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। आधा राज्य खोया, 3 करोड़ हर्जाना। टीपू की शहादत 4 मई 1799। श्रीरंगपट्टनम का पतन। लॉर्ड वेलेस्ली 1798। सहायक संधि की शुरुआत। आइए उपसंहार देख लेते हैं।
मैसूर के युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये युद्ध बताते हैं कि अगर भारतीय शासकों में दूरदर्शिता, आधुनिक सोच और एकता होती, तो अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने में बहुत मुश्किल होती। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने यह साबित किया कि अंग्रेज अजेय नहीं हैं। उन्होंने बार-बार अंग्रेजों को हराया और उन्हें मजबूर किया कि वे मैसूर को गंभीरता से लें। लेकिन अंततः भारतीय शासकों की फूट और आपसी प्रतिद्वंदिता ने अंग्रेजों की जीत का रास्ता आसान कर दिया। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद दक्षिण भारत की पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। मराठा अभी भी एक बड़ी शक्ति थे, लेकिन वे भी आपसी फूट से कमजोर हो रहे थे। चलिए इसी के साथ अगली कहानी में हम लोग देखेंगे जब मराठा साम्राज्य की आखिरी लड़ाई लड़ी गई और अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना झंडा फहरा दिया। देखिए मराठा साथ दे रहे थे, अब अंग्रेज अब मराठों से भी लड़ेंगे, यही था। फूट कब पड़ रहा है, जब तक हम लोग आंख कान खोल के नहीं रखेंगे पता कैसे चलेगा। अपनी छोटी-छोटी लालच से कोई बड़ा नुकसान न हो, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। आपसे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगी और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें इस वीडियो पे। प्लस इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स, दोस्त भी देख सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। धन्यवाद।